नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन टाइटल पर डिस्कशन करने के लिए। टाइटल खास क्यों है? क्योंकि टाइम इलेक्शन का है। इलेक्शन में फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन जल्दी ही 19 तारीख को होने वाले हैं। 7 चरणों में होने वाला यह चुनाव लोकसभा के लिए बेहद खास है। वोट डालने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और उसके साथ में वो पेपर ट्रेल मशीन जिससे ये वेरीफाई होता है कि आपने वोट किस लिए किसको डाला है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यह अपोजिशन ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि अगर हम सरकार जीत कर आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे, मैनिफेस्टो के अंदर क्या कांग्रेस ने अपने द्वारा कहा गया है, आज के सेशन में हम वो चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर क्या सोच रहा है, इलेक्शन कमीशन इसको लेकर कितना आश्वस्त है। तमाम बातें आज के सेशन में होने वाली हैं। आपसे गुजारिश है कि सेशन को साझा कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2024 होने वाले हैं। लोकसभा इलेक्शन के अंदर ये 3 मशीनें बड़ी काम की होती हैं। एक ये जो आप देख रहे हैं दैट इज जस्ट लाइक ए बैलेट पेपर, कि आप यहां पर गए और बटन दबा दिए, दैट इज ईवीएम, जिसको कहा गया है कि आपने अपने कैंडिडेट का नाम देखा, कैंडिडेट के नाम के आगे एक बटन लगा हुआ है, उसको आपने दबा दिया, तो ये वाला जो आपको बटन लगा हुआ दिख रहा है, ये कैंडिडेट के नाम, उसके सिंबल, उसके आगे दबा हुआ कैंडिडेट के लिए ये बटन दिख रहा है। इस चीज को वीवीपैट से कनेक्ट किया हुआ रहता है। ये वीवीपैट क्या है? जैसे कभी आप एटीएम से जब पैसे निकालने जाते हैं, तो एटीएम से पैसे निकालते समय पैसा आपने निकाल लिया, उसके बाद एक रिसीप्ट प्राप्त होती है जिसमें ये लिखा जाता है कि आपने इतना पैसा निकाला। अब आप उस रसीद को अपने साथ संभाल के रख सकते हो सकता है कि कभी आपने उसमें क्लिक किया था लेकिन मशीन से कोई भी जानकारी बाहर ही नहीं निकली, आपका पेमेंट का भी सूचना नहीं आया और कुछ पता नहीं चला, तो आप वो रसीद लेकर बैंक में पहुंच जाते हैं। सर इस तरह से लिखा हुआ आया, मेरा ट्रांजैक्शन फेल दिखा दिया। वो रसीद आपके बड़े काम की होती है। फिर चाहे आप कहीं पर भी पेमेंट कर रहे हों, फिर चाहे बैंक से पैसे निकाल रहे हों, इलेक्शन सिस्टम में बिल्कुल उसी तरह से एक मशीन जारी की गई जिसका नाम वीवीपैट मशीन है। इसका पूरा इतिहास क्या है, सब कुछ क्या है, वो हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। ये वो मशीन है कि जब आप बटन दबाते हैं अपने चाहते कैंडिडेट के नाम के आगे, तो इस मशीन में 7 सेकंड के लिए पर्ची आती तो है, दिखती तो है, लेकिन आप उसे लेकर घर नहीं जा सकते। फिर से सुनिए, यही बस खेला सारा का सारा यही अटका हुआ है। आपने इसमें बटन दबाया, आपके बटन से इस कंट्रोल यूनिट के माध्यम से वीवीपैट में दिखाई दे गया। भाई ये दोनों आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है? तो कंट्रोल यूनिट के थ्रू। इस मशीन में डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने फलाने सिंह को वोट दिया है, और आपको वो प्रॉपर 7 मिनट तक दिखेगा, 7 सेकंड तक दिखेगा बीप की आवाज के साथ। अब आपका मन करता है कि मैंने जिसको वोट दिया है इसकी रसीद लेकर मैं बाहर चला जाऊं। अलाउड नहीं है। खेल यही अटक रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें गड़बड़ सड़बड़ कुछ होती हो, कोई किसी को वोट देता हो, इसको कहीं ना कहीं टेम्पर करके खराब कर दिया जाता हो। आएंगे इस पूरे विषय के ऊपर। अपोजिशन ईवीएम पर कई प्रकार के आरोप लगाता रहा है, और जब आरोप लगाता रहा है तो इस आरोप को सुना भी जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को इस विषय पर सुनवाई करने वाली है कि क्यों ना ये जो बटन दबाया गया, इससे जो यहां पर जानकारी निकल कर आई, मान लीजिए कि वो डेटा इसी मशीन में छूट जाता है, आप वोटर को नहीं देते, उस स्लिप को वोटर को नहीं देते, मान लिया, तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि जो वोट काउंटिंग है वो इस मशीन से ना करके इस जगह से कर ली जाए। बात तो बहुत लॉजिकल है। भाई आपने ये कहा कि मैंने एटीएम मशीन लगाई हुई है, आपने बटन दबाया, बटन दबाया, आपको पता चल गया इतनी बार ए दबा, इतनी बार बी दबा, इतनी बार सी दबा। बोले ठीक है, हम तो सिंपल सी मांग करते हैं, अपोजिशन ने सिंपल सी मांग रखी हुई है, और इस विषय पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इसी 16 अप्रैल को होने वाली भी है। मांग सिर्फ इतनी है, सब कुछ सही है, सारा डेटा यहां जाकर गिर रहा है, कागज पर आ रहा है, वोटिंग काउंट करने के लिए आपने इसमें से वोट काउंट कर लिए, ठीक है, हम केवल यह कह रहे हैं कि इसमें से वोट को क्रॉस चेक और कर लो। भाई अगर कोई फिजिकल डेटा क्रॉस चेक करने के लिए है आपके पास तो वो यहां है, बाकी तो मशीन के अंदर चला गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक था, पता भी नहीं चला। अगर इसने कहा कि एक्स वोट डले हैं, एक्स वोट की पर्ची यहां मिल जाएगी, इसका मतलब सही है। एक्स वोट में से ए वोट डले एक कंपनी को, एक पार्टी को, बी वोट डले एक और पार्टी को, तो बोले आप पार्टी के नाम से उसे क्रॉस चेक कर लो और यहां से चेक करा दो। इस बात की सुनवाई है 16 तारीख को। बड़ी न्यूज है ये।
आज के सेशन में हम सारी बातें जानेंगे, क्योंकि ये हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय को सुनने वाली है कि क्यों ना 100% ईवीएम से निकली हुई जो पर्ची है उसे काउंट कर लिया जाए। इस विषय पर सुनवाई होने वाली है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके कौन गया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मामले को लेकर के गया हुआ है एडीआर। ये वही वाला एडीआर है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करा चुका है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करवा दिया सुप्रीम कोर्ट से, यही एडीआर इस विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वार पर खड़ा है कि अगर सब कुछ सही है तो वीवीपैट के अंदर से निकली हुई पर्चियां क्यों नहीं काउंट करवा लेते, वहां काउंट करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, यह विषय अपोजिशन में उठा हुआ कितना बड़ा विषय है इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि राहुल गांधी जी ने कई बार मंच से इस बात को उठाया है और इस बार अपने मैनिफेस्टो में इस पॉइंट को भी डलवाया है, अगर हमारी सरकार आई तो हम ये जरूर करवाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 इंपॉर्टेंट टाइटल है और आप लोग जितने भी लोग भारत की राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये चीज जानकारी के रूप में भी काम की है। ठीक है साहब, तो आप में से कितने लोग अभी तक इस ईवीएम के थ्रू वोट दे चुके हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, थम्स अप करके बता दें, लाइक करके बता दें कि हाँ हम वोट दे चुके हैं। जिन्होंने नहीं दिया है अभी तक वोट, ये गलत बात है, आपको वोट देना चाहिए। आप अगर ये सारी बातें सुन रहे हैं तो वोट जरूर आप अपना कास्ट करें। इस प्रकार की कुछ मशीनें होती हैं, बैलेट यूनिट होता है, वीवीपैट होता है और आपका कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये डिस्प्ले में आपको पर्ची दिखाई देती है 7 सेकंड के लिए। तो प्रक्रिया क्या क्या होती है? सबसे पहले आप अपने बूथ के अंदर जब पहुंचते हैं, सबसे पहले आप अपना वोट डालते हैं। वोट जैसे ही बटन दबाकर डालते हैं, तुरंत उसके बाद में एक रेड लाइट जलती है। रेड लाइट जलती है जिस नाम के आगे आपने वोट डाला है। फिर उसके बाद में आपको वीवीपैट के अंदर एक प्रिंट निकलता हुआ दिखाई देता है, जिस प्रिंट के अंदर जिस व्यक्ति को आपने वोट दिया है उसका नाम, उसका सिंबल और एक सीरियल नंबर, ये तीनों चीजें आपको वहां पर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वीवीपैट एक बहुत ही जबरदस्त मशीन है, बस इस मशीन पर ही अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसे वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। ये भारत के चुनावों में पहली बार 4 सितंबर 2013 को इंट्रोड्यूस हुई थी। नागालैंड के अंदर एक 51 नॉक्सेन नामक जगह है जहां पर इसे बाई इलेक्शन में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी इसका जो पायलट प्रोजेक्ट रन हुआ वो नागालैंड के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था 4 सितंबर 2013 को, और अब तब से ये फिर भारत के विभिन्न इलेक्शंस में काम आती चली गई है। ठीक है, तो वीवीपैट क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, वोटर ने जो वोट दिया उसका पेपर के माध्यम से वेरीफाइबल ट्रेल है जिसको आप चेक कर सकते हैं। अभी चेक कर नहीं सकते हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि बस आप 7 सेकंड के लिए देख सकते हैं कि हाँ मेरा वोट मैंने जिसको दिया उसको मैंने वेरीफाई कर लिया और मैं सेटिस्फाई हो गया कि ये फलाने सिंह को ही वोट पड़ा है। ठीक है साहब, एक वीवीपैट मशीन 1500 ऐसे कागज अपने साथ रोल के अंदर रखती है। जैसे मान लीजिए आपने वोट जैसे आपने कभी देखा हो तो आप पेटीएम का या फिर मतलब फोन पे का कभी किसी जगह पेमेंट कर रहे होते हैं तो एक पर्ची निकल के आती है ना, अगर आपने कभी तेल भराते हुए पेमेंट किया है तो पर्ची निकल के आती है। वैसी पर्ची का जो रोल है वो 1500 वोट के लिए इसके अंदर लगा होता है। एक ईवीएम 2000 वोट डलवा सकती है। इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर 55 लाख ईवीएम डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं 7 चरणों के लिए। हालांकि लोकसभा प्लस कई जगह पर विधानसभा के चुनाव भी इसके साथ ही हो रहे हैं। अच्छा, ये आई कैसे भारतीय उसमें, और आपके मन में जो प्रश्न बन रहे होंगे कि किस प्रकार से इसको लीक प्रूफ कहता है इलेक्शन कमीशन, उन सारी चीजों को भी आपको जानने का मौका मिलेगा इसी सेशन में। जो हमारा ईवीपैट मतलब ईवीएम है इसका इतिहास 40 साल पुराना है। 1977 में एक सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे, एसएल सकदार साहब, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन को इंट्रोड्यूस करने की बात कही थी। 1980 से 81 के बीच में ईसीआईएल ने और बेल ने मिलकर के एक मशीन बना ली और उस मशीन को डेमोन्स्ट्रेट किया गया। 1982 के अंदर 50 पोलिंग स्टेशंस पर इसका प्रयोग किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में सुधार नहीं हो जाए तब तक वोट देने के लिए ईवीएम का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो 1988 के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर संशोधन किया जाता है, एक नया सेक्शन 61A ऐड किया जाता है
और उसके बाद से फिर यह चुनाव में उपयोग में किया जाने लगता है। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक डिमांड रखी गई कि क्यों ना ईवीएम को हटाकर वापस से बैलेट पेपर वाले जमाने पर ही चले जाएं, जहां व्यक्ति अपने नाम, कैंडिडेट के नाम के आगे टिक लगाता था, उन्हीं नामों को चेक करके और फिर फाइनली बता दिया जाता था कि ये फलाना व्यक्ति विजेता रहा है, क्यों ना हम उस तक पहुंच जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस बात को मना कर दिया। इस बीच में वर्ष 2000 के अंदर ईवीएम्स का उपयोग होने लगा सभी इलेक्शंस के अंदर। तो इलेक्शन का यूज करते हुए 2004 के बाद के जितने भी अपने लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, 5वां इलेक्शन है जो अब होने जा रहा है, जिसमें ईवीएम का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग चुनाव में किया जा रहा है। ठीक है, 55 लाख ईवीएम्स फिलहाल उपयोग में ली जाएंगी 7 चरणों के इस चुनाव के अंदर। ठीक है, ईवीएम में अब एक इंटरेस्टिंग सवाल बनकर आता है कि सर ये जो मशीन है जिसमें नाम लिखा होता है, जिसके नाम के आगे बटन दबाना होता है, यहां कितने लोगों के नाम लिखे जा सकते हैं? तो भाई नाम लिखने की तो एक सीमा होगी, क्योंकि जो सामने का डिस्प्ले है उसमें केवल 16 ही नाम लिखे जा सकते हैं। सर मान लीजिए किसी क्षेत्र से 16 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो गए, मान लीजिए 32 खड़े हो गए, 48 खड़े हो गए, तब क्या करिएगा? हमने कहा तब आप इसमें एक ईवीएम से एक दूसरी ईवीएम भी जोड़ सकते हैं, साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल पैनल जो है, कंट्रोल यूनिट जो है, उसके साथ एक ईवीएम जुड़ी हुई है, आप सेम कंट्रोल यूनिट के साथ दूसरी ईवीएम कनेक्ट कर सकते हैं। तो 1 से 16 तक उम्मीदवार इस मशीन में दिख गए, 16 के बाद के उम्मीदवार दूसरी मशीन में, उसके बाद के तीसरी मशीन में, इस प्रकार से। तो सर हम कितने उम्मीदवारों को इस प्रकार से ईवीएम में देख सकते हैं? तो कहा गया है इंक्लूडिंग नोटा 384 उम्मीदवारों के नाम एक ही बार में ईवीएम पर डिस्प्ले कराए जा सकते हैं। 384 के लिए आप सोचिए कितनी सारी ईवीएम एट ए टाइम रखी जाएंगी जिनसे कि यह काम किया जा सकता होगा। ठीक है साहब, अच्छा अब बात करते हैं ईवीएम को डिजाइन किसने किया है। तो इलेक्शन कमीशन ने डिजाइन करवाया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के साथ मिलकर के। इसको चलाने में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, यह मात्र 7.5 वोल्ट की एल्कलाइन वाटर जो बैटरी है ना, उससे चल जाती है। मैक्सिमम पहले जब शुरुआत में ईवीएम आई थी 2000 से लेकर 2005 के बीच में, तो एक ईवीएम में 3800 से अधिक वोट डल सकते थे। लेकिन 2005 के बाद जो नए मॉडल आए उनमें केवल 2000 वोट डलने की ही फैसिलिटी रही। और जैसे ही चुनाव खत्म हो उसके बाद इसमें एक क्लोज बटन है, अगर वो दबा दिया तो उसके बाद कोई भी नया वोट नहीं डाल सकते। अब आप कहेंगे सर लेकिन इसके बाद भी टेक्नोलॉजी है, कोई हैक कर लिया, कोई सोच लीजिए कि इलेक्शन के बाद ऐसा कर दे कि ईवीएम को ले जाए और ले जा करके उसके अंदर कुछ गड़बड़ झाला कर दे, वीवीपैट के नंबर्स को बदल दे, तमाम चीजें हो सकती हैं सर। हो सकता है कि जब वोट काउंट किया जाता हो उसी समय सारा डेटा बदल दिया जाता हो। वीवीपैट के थ्रू पेपर ट्रेल जो निकलता है वो तो व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ईवीएम के बारे में इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कहता है कि हमें गर्व है कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड हैं। इसके साथ साथ हम ईवीएम को लेकर के भी आश्वस्त हैं कि ये कभी भी गलत काम नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कुछ जानकारियां दी, ये जानकारियां मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा सो दैट आपका विश्वास ईवीएम के प्रति जो भी अविश्वास, विश्वास जो भी है वो इनसे काउंटर आर्ग्यूमेंट जरूर करे। पहला, 2019 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 61.3 करोड़ वोट डाले गए 10 लाख पोलिंग स्टेशंस पर, जिनके अंदर ईवीएम मशीन्स का उपयोग हुआ और वीवीपैट का उपयोग हुआ। यह एक डेटा है। हर मशीन को प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चेक किया गया कि क्या वे प्रॉपर तरीके से सील हैं अथवा नहीं हैं। हर ईवीएम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज और पोलिंग स्टेशंस में बांटी गई थी वो रैंडमली अलॉट की गई थी। ऐसा नहीं था कि ये मशीन इस जगह जाएंगी, ये मशीन, सबको ढेर में भर के रख दिया, उठा के ले जाओ अपनी मशीन अपनी तरफ। ठीक है, जब तक नॉमिनेशन नहीं हुआ तब तक कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि बटन का ईवीएम पर कहां स्थान होने वाला है, यानी कि कौन से कैंडिडेट को कौन सा स्थान मिलने वाला है। बिना नॉमिनेशन के इस बात का भी प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं था। सीरियल नंबर जो हर ईवीएम पर डला हुआ है वो पोलिंग स्टेशन के साथ और कैंडिडेट के साथ शेयर किया जाता है कि आपके इस पोलिंग स्टेशन पर यह वाली ईवीएम आने जा रही है।
बिफोर एक्चुअल पोलिंग स्टार्ट, जब वोटिंग डलना शुरू होती है उससे पहले एक बार मॉक पोल और करवा के देखा जाता है, यानी कि रिहर्सल करा के देखा जाता है, जिस समय पर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट वहां पर एज एन पोलिंग एजेंट उपस्थित होते हैं। वो खुद पहले वोट करते हैं और फिर वो ईवीएम के रिजल्ट देखते हैं और उनके साथ जब वोट कर दिया जाता है, वीवीपैट पर जो पर्ची निकल कर आती है उस पर्ची को वे सभी एजेंट क्रॉस चेक करते हैं। हर पोलिंग स्टेशन की बात है ये। और क्रॉस चेक करने के बाद में जब ये पूरी तरह चेक कर लिया जाता है कि हां ये बटन दबाया था, ये वीवीपैट पर दिखाया था, उसको क्रॉस चेक करने के बाद ही इलेक्शन करवाया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2019 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को खुद पर गर्व इसीलिए है कि 1 करोड़ पॉलिटिकल एजेंट्स ने, आप विश्वास करें 61 करोड़ जहां पर वोट डले हों, 1 करोड़ पॉलिटिकल एजेंट्स ने अपने वोट डाल करके पहले ईवीएम को टेस्ट किया, क्रॉस वेरीफाई किया और जब वेरिफिकेशन की पूरी तरह वीवीपैट की पर्चियां काउंट कर ली, उसी के बाद में वोटिंग को शुरू करवाया गया। इसका मतलब जब इलेक्शन कमीशन यह कहता है कि हम हर चीज ट्रांसपेरेंसी से करते हैं, तो आप अपने एजेंट को लाइए, जिस समय चुनाव हो रहा है उसी समय क्रॉस करवा चेक करवा लीजिए। आफ्टर पोलिंग ऑल एजेंट सील एंड साइन द मशीन, जब पूरा चुनाव हो जाता है एजेंट्स की प्रेजेंस में वीवीपैट को, ईवीएम को सील और साइन किया जाता है, सीरियल नंबर को मिलान किया जाता है, तभी जाकर के ये आगे जाती हैं। अब सोचकर देखिए, अभी तक जब से ये काम शुरू हुआ है, भाई किसी ने ईवीएम पर एक्स व्यक्ति का नाम दबाया हो और वीवीपैट पर किसी वाई की पर्ची आ गई हो, क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल 17 बार ऐसा हुआ बताया गया है कि मैंने इसको दबाया था और इसकी पर्ची दिख गई। अभी तक 17 बार ऐसा हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन 17 की 17 को जब क्रॉस चेक किया कि बताओ आपने किसका नाम बताया, कि साहब मैंने तो ए पार्टी को दिया था, बी की पर्ची निकल गई, उनके सामने ही उसको जब क्रॉस चेक करवाया गया तो वो सभी दावे झूठे निकले। ये इलेक्शन कमीशन का क्लेम है। और देखिए 20,687 रैंडम वीवीपैट को काउंट किया गया, ईवीएम को काउंट किया गया और मिसमैच केवल 8 वीवीपैट मशीनों में मिला। 20,687। तो आपके दिमाग में सवाल बनेगा, 8 में भी तो मिला, गलती तो हुई है ना? क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो 51 वोट गलत निकले 1.25 करोड़ वोटों में से, और 1.25 करोड़ वोटों में से 51 भी गलत निकले तो मशीन के अंदर तो एरर आई। 0.0004% की एरर तो एरर है, इतने इस व्यक्ति का वोट गलत चला गया। इस पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह भी तब हुआ जब आपके पोलिंग एजेंट से वोट डलवाया गया था और वो एजेंट के वोट के बाद में सील नहीं हुआ, यानी कि वो वाले वोट भी काउंट हो गए जो एजेंट्स ने शुरुआत में डाल दिए थे। यानी इतना जबरदस्त तरीके से यह लीक प्रूफ चीज है जिसको इलेक्शन कमीशन इतना बढ़ा चढ़ा के बताता है। चलिए साहब, तो यह तो अच्छी बात है, इसका मतलब तो बहुत ही बढ़िया हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया तो वीवीपैट भी सही हो गई और सारी बातें सही हो गई, और इलेक्शन में यूज होते हुए आ ही रहे हैं। 2013 के अमेंडमेंट के बाद से तो वीवीपैट भी चालू हो गया, पहले ईवीएम ही चलता था। 2013 के बाद में पर्चियों के लिए वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल भी आ गया और उसके बाद में इसका उपयोग भी बढ़िया से होने लग गया। तो बोले सब ऑल इज वेल टाइप से चल ही रहा है। फिर क्या दिक्कत हुई? दिक्कत क्या हुई कि अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, जब इतना ही सब कुछ सही है तो फिर यह मामला कोर्ट में कैसे पहुंचा? तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चंद्रबाबू नायडू यह मामला लेकर गए कि साहब बात यह है कि ईवीएम सब तरह से सही है मान लिया, वीवीपैट में पर्चियां जाती हैं मान लिया, तो क्यों नहीं आप ये क्रॉस चेक करा देते कि ईवीएम में जितने बटन दबे वीवीपैट में उतनी ही पर्चियां निकली, क्रॉस चेक करा दो। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम क्रॉस चेक करते हैं, हम केवल एक मशीन को रैंडमली उठाकर क्रॉस चेक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई बात नहीं, हम 5 मशीन्स को हर असेंबली क्षेत्र में या हर निर्वाचन क्षेत्र में से 5 मशीन को रैंडमली उठाएंगे और मशीन में डले वोट और वीवीपैट में निकली पर्ची दोनों को मैच करा के चेक करा देंगे। बस अब खुश। यह मामला तब दब गया, लेकिन इस बात में कुछ तो कंटेंट था। जब कुछ कंटेंट था तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन भले ही सुप्रीम कोर्ट से यह कहता हो कि यहां पर किसी भी मशीन को टेम्पर नहीं किया जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन अपोजिशन को तो एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला कि कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ है तो इसी मशीन में है। क्योंकि अगर मशीन सही है तो भाई पर्ची काउंट कराने में आपका जा क्या रहा है? व्यक्ति जब पेमेंट करता है पेट्रोल डीजल का तब भी तो पर्ची मिलती है, पेपर क्रॉस चेक करा दीजिए, दिक्कत क्या है? इसी कारण से राहुल गांधी जी ने
अपनी तरफ से ईवीएम हटाओ टाइप की बात करना शुरू किया कि लोग कह रहे हैं कि भाई ईवीएम हटाओ, हम आपसे यही चाहते हैं इलेक्शन कमीशन कि आपने ये जो प्रोसीजर कर रखा है इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने जब अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन नाम के पॉइंट पर 11वें नंबर पॉइंट पर कांग्रेस ने लिखा कि वी प्रॉमिस टू रीस्टोर वोटर्स ट्रस्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस। हम इलेक्शन प्रोसेस में वोटर का विश्वास फिर से लौटाना चाहते हैं। वी विल अमेंड द इलेक्शन लॉज टू कंबाइन द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ वोटर बैलेट पेपर। मतलब कि हम इस पूरे की पूरे प्रोसेस को बैलेट पेपर की ट्रांसपेरेंसी के जैसा ले आएंगे। वोटिंग विल बी थ्रू ईवीएम, वोटिंग ईवीएम के थ्रू ही होगी, बट द वोटर विल बी एबल टू होल्ड एंड डिपॉजिट द मशीन जनरेटेड वोटिंग स्लिप इनटू द वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यूनिट। मतलब यह हुआ कि हर व्यक्ति को वोट देने पर एक पर्ची मिलेगी, वो पर्ची जाकर वो बॉक्स में डालेगा और उस बॉक्स में डाली गई पर्ची को वीवीपैट के अंदर जो मशीन ने कैश मतलब चेक करके लिखा है कि फलाने को इस जगह वोट मिला है, उससे उसे क्रॉस चेक कराया जाएगा। यानी कि वीवीपैट की मशीन में आया हुआ निशान और ईवीएम पर दबाने पर निकलेगी एक पर्ची, इन दोनों को क्रॉस चेक करा करके ही वोट डलेगा। कांग्रेस ने अपने द्वारा मैनिफेस्टो में इस बात को प्रॉमिस किया है। अब बड़ा सवाल है कि साहब भारत इतना भी कितना टेक्नोलॉजी वाला देश हो गया, दुनिया के बड़े सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया हुआ। आपके दिमाग में एक बेसिक सा प्रश्न बनना चाहिए कि भारत ने ही वीवीपैट या ईवीएम क्यों अपनाया। हम लोग जैसे अमेरिका आज भी बैलेट पेपर पर चल रहा है, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज बैलेट पेपर पर चल रहे हैं, हम बैलेट पेपर पर क्यों नहीं चल रहे। इसके पीछे का बड़ा कारण यह बताया गया कि भारत में मतदाता इतने हैं, इनके वोटिंग काउंट करने में भी बहुत लंबा समय लग सकता है। बैलेट पेपर की सुरक्षा, फिर उनमें कोई चूक का रह जाना, बैलेट पेपर का मिस हो जाना, बारिश की वजह से, आंधी तूफान की वजह से बैलेट पेपर का खराब हो जाना, बोले काउंटिंग में लंबा समय लग जाना, बोले इस कारण से हम थोड़ा टेक्नोलॉजी को लेकर के आए। दुनिया के अंदर अभी तक कुल 31 देश ऐसे हैं जिनमें ईवीएम मशीन का उपयोग किया गया, जिनमें से केवल 4 ही देश ऐसे हैं जिनमें ईवीएम पूरी तरह उपयोग में ली गई। 11 देशों में इनके कुछ हिस्सों में या कुछ महत्वपूर्ण चुनावों में ही ईवीएम का उपयोग किया गया। 3 देश जर्मनी, नीदरलैंड और पुर्तगाल, इन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किया तो था लेकिन बाद में बंद कर दिया, जबकि 11 देशों ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया और बंद करने का फैसला लिया। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। इतने डेवलप्ड कंट्रीज जर्मनी, नीदरलैंड और पुर्तगाल, अगर इतने डेवलप्ड कंट्रीज भी अपने यहां ईवीएम को यूज करके हटा रहे हैं तो इसके ऊपर एक शंका खड़ी कर देता है कि क्या ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। अब आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए कि क्या इलेक्शन कमीशन इसमें कोई गड़बड़ है, तो इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा। हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या आके चेक कर लो। आप अपना पॉलिटिकल एजेंट भेज दो, वो आकर के आपके साथ में वीवीपैट के अंदर जो पर्चियां डली हैं वो क्रॉस चेक कर लेगा। नंबर 1, हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 वीवीपैट मशीनों को उठा करके आपकी ईवीएम से क्रॉस चेक करा देंगे। चेक कर लीजिए, कहीं भी गलती मिले तो बता दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से प्रॉपर तरीके से कन्विंस है कि इसमें कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो फिर अपोजिशन की डिमांड क्या है। अपोजिशन की डिमांड यह है कि वीवीपैट के दौरान जो स्लिप निकलती है ना, बस उसको काउंट किया जाए। अब यह कौन बात बोल रहा है, एडीआर बोल रहा है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इन दिनों इसकी वैल्यू और ज्यादा क्यों हो गई, क्योंकि ये वही है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करा दिया है सुप्रीम कोर्ट से। तो इसने डिमांड रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि साहब आप वीवीपैट की स्लिप को इलेक्शन में काउंट करवा दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट इस विषय के ऊपर 16 तारीख को यानी 16 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि वीवीपैट का अगर वाकई में उपयोग सही है तो फिर पर्चियां काउंट करवा देनी चाहिए। लेकिन फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा, क्या इलेक्शन कमीशन 16 अप्रैल के फैसले को मानने को तैयार हो जाएगा क्या? इसकी वजह से कहीं चुनाव तो देर नहीं हो जाएंगे? तो फिर यहां पर काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि जब हम करोड़ों हजारों करोड़ रुपए चुनाव पर खर्च कर सकते हैं तो हमको अपने कुछ कर्मचारी और बढ़ाने हैं
जो वीवीपैट से निकली हुई पर्चियों को क्रॉस चेक कर लेंगे। इतना सा ही तो है। अगर आपकी ईवीएम बोल रही है कि एक्स पार्टी को इतने वोट मिले, वीवीपैट वाले पर्चे चेक करवा लीजिए, वो बता देंगे कि वीवीपैट में इस पार्टी को इतने वोट मिले, दोनों को क्रॉस चेक कर लीजिए, दैट्स ऑल। इससे ट्रांसपेरेंसी और स्थापित होगी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर क्या कहती है। ठीक है, जयराम रमेश जी ने इस विषय पर जब यह मामला उठा और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इन्होंने इस बात को लिखा कि वीवीपैट के साथ 100% मिलान चुनाव के अंदर पारदर्शिता लाने वाली चीज होगी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर क्या फैसला करता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। गुजारिश आपसे बस इतनी सी है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे पास में जो सब्सक्राइबर्स की जो लिसनर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनका बड़ा नंबर है। आप में से आधे से ज़्यादा लिसनर्स ऐसे हैं जो चैनल को सुन तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जिसमें सब्सक्राइब का केवल एक बटन मात्र दबाना है, दबा दीजिए। इसके साथ साथ यदि आप अपनी पाठशाला के अन्य चैनल वनडे एग्जामिनेशन या पीसीएस एग्जामिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो बेहतरीन क्लासेस वहाँ पर निरंतर चल रही हैं, उनका लाभ सुनिश्चित करें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर मंगाना तो 4 सब्जेक्ट्स 6 किताबें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हैंड रिटन नोट्स कुछ इस प्रकार से बेहतरीन खूबसूरत हैंड राइटिंग में जो मेरे अपने नोट्स हैं, ये हम आपको लगभग 3000 पेजेस के नोट्स हैं आपके घर पर कुरियर कर रहे हैं मात्र 1999 में। ऑर्डर प्लेस करने के लिए अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, यहां से जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। हैप्पी गणगौर। धन्यवाद।